हेलो फ्रेंड्स, ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ये है कि व्हाई द मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी इज डिफरेंट अप टू द डेवलपमेंट ऑफ आरएमपी एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ आरएमपी। एक्सप्लेन व्हाई। एक बार फिर से रिपीट करता हूं। मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी कभी किसी आयन के लिए ज्यादा है और कभी किसी आयन के लिए ज्यादा है। ऐसा क्यों? एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी बिहाइंड इट। ये क्वेश्चन है, तो चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या है और उसका एक्सप्लेनेशन क्या है। कॉन्सेप्ट ये है, अप टू द डेवलपमेंट ऑफ आरएमपी membrane is more permeable to potassium, and after the development of RMP, from the RMP if the membrane is stimulated, उस वक्त from RMP to development of action potential membrane is more permeable to sodium. more permeable मतलब कि सोडियम की मूवमेंट पहले ज्यादा होती है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। ऐसा क्यों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर मेम्ब्रेन परमिएबल टू पोटेशियम है तो हर हालत में, किसी भी सिचुएशन में पोटेशियम ही हमेशा ज्यादा डिफ्यूज होना चाहिए थ्रू द मेम्ब्रेन, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आपको पहले यह समझना होगा कि आरएमपी डेवलप होने तक एक सिचुएशन है मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की, और आरएमपी एस्टैब्लिश हो गई, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया डेवलप। इसके बाद जब मेम्ब्रेन स्टिमुलस मेम्ब्रेन एक्साइट होगी तो कहानी थोड़ी बदल जाएगी। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आरएमपी इज कॉल्ड एज अ स्टेडी स्टेट कंडीशन। बॉडी में हर एक पैरामीटर के लिए एक स्टेडी स्टेट कंडीशन होती है। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, तो 100 mm of Hg mean blood pressure is a steady state condition. Blood sugar, let's say 100 milligrams %, it's a steady state condition. तो वैसे ही RMP is a steady state condition. अगर डिस्टर्बेंस नहीं रहा एनवायरनमेंट में और माइलू में सेल के, तो ये एक कुछ देर तक बनी रहने वाली कंडीशन, इसलिए इसको स्टेडी स्टेट कंडीशन कहा गया है। अब ये रीच कैसे होती है वो पहले समझ लो। आरएमपी कैसे एस्टैब्लिश होती है, ये स्टेडी स्टेट कंडीशन कैसे डेवलप होती है, रीच कैसे होती है। तो हमारे पास ये दो आयंस है, मेनली सोडियम और पोटेशियम। हमें इन्हीं के बारे में सोचना है, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ज्यादातर मूव होते रहते हैं और सोडियम पोटेशियम पंप उनको फिर अपनी अपनी जगह पे वापस भेजता रहता है। तो देखो, सोडियम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट उसका देख सकते हो, 141 ऑन द आउटसाइड एंड 14 ऑन द इनसाइड। तो आउटसाइड टू इनसाइड उसका एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है। पोटेशियम 145 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑन द इनसाइड एंड 4 ऑन द आउटसाइड। अब ये जो इनकी मूवमेंट होने वाली है, तो मेम्ब्रेन, आप इमेजिन करो कि सोडियम और पोटेशियम को आपने एक साथ मूवमेंट अलाउ कर दी, तो पोटेशियम के लिए अब एट दिस स्टेज membrane will be 50 to 100 times more permeable to potassium compared to sodium. तो पहला पॉइंट, जो पहला स्टेटमेंट का पार्ट था कि अप टू द डेवलपमेंट ऑफ आरएमपी मेम्ब्रेन इज मच मोर परमिएबल टू पोटेशियम एज कंपेयर टू सोडियम। क्यों? उसकी तीन वजह है। नंबर एक, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। आप देख सकते हो डिफ्यूजन का रेट जो होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा, उतना डिफ्यूजन का रेट भी ज्यादा होता है। तो आप देख सकते हो पोटेशियम का 145:4 और सोडियम का 141:14। तो पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वाइड है कंपेयर टू सोडियम। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ पोटेशियम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन इज हायर कंपेयर टू नंबर ऑफ सोडियम चैनल्स। तो पोटेशियम के लिए चैनल्स भी ज्यादा अवेलेबल है डिफ्यूजन के लिए। और तीसरा पॉइंट, हाइड्रेटेड पोटेशियम और हाइड्रेटेड सोडियम, इन दोनों को कंपेयर करो तो हाइड्रेटेड पोटेशियम जो है वो स्मॉलर है कंपेयर टू हाइड्रेटेड सोडियम। और डिफ्यूजन का रेट डिपेंड्स ऑन द डायमीटर और मोलेकुलर वेट। स्मॉलर अ मोलेक्यूल, फास्टर विल इट डिफ्यूज।
तो हाइड्रेटेड पोटेशियम, मार्क माय वर्ड्स, हाइड्रेटेड पोटेशियम बॉडी में हाइड्रेटेड स्टेटस में होते हैं आयंस। हाइड्रेटेड पोटेशियम इज स्मॉलर कंपेयर टू हाइड्रेटेड सोडियम, और इसलिए भी तो 3 रीजंस बताए मैंने आपको कि पोटेशियम और सोडियम की कंपेयर करो तो परमिएबिलिटी किसकी ज्यादा है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी पोटेशियम की, और इसके ये 3 रीजंस है। एंड देयरफॉर पोटेशियम डिफ्यूज करेगा, मोस्ट मूवमेंट जो होगी वो पोटेशियम की होगी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, एंड फाइनली इट विल रिजल्ट इन डेवलपमेंट ऑफ आरएमपी। ऑफ कोर्स दूसरे आयंस भी कंट्रीब्यूट करेंगे, और फाइनली एक आरएमपी डेवलप होगी, मसल की -90 मिलीवोल्ट्स, नर्व की -70 मिलीवोल्ट्स, ये डेवलप होगी। दैट रिमाइंड्स मी ऑफ एन एमसीक्यू, एक बुक में एक के बाद एक 3 एमसीक्यूज दिए थे। मोस्ट डिफ्यूजिबल आयन फॉर ए मेम्ब्रेन, एनी मेम्ब्रेन इन द बॉडी, most diffusible ion for an excitable membrane, and most diffusible ion in an exciting membrane, मतलब stimulated membrane। ये दूसरा और तीसरा खास करके लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक्साइटेबल क्या है और एक्साइटिंग क्या है। एक्साइटेबल टिश्यू मतलब नर्व, मसल, वो एक्साइटेबल टिश्यूज है, मतलब जब भी स्टिमुलस अप्लाई करो तो वो एक्साइट होती है, तो उसको एक्साइटेबल टिश्यू कहते हैं। एक्साइटिंग टिश्यू मतलब आपने स्टिमुलस अप्लाई किया है और द टिश्यू इज, उसकी मेम्ब्रेन जो है सेल की, नर्व, मसल, इनकी, इट इज नाउ अबाउट टू एक्साइट, इट इज गेटिंग एक्साइटेड एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस के बाद। तो एक्साइटिंग मेम्ब्रेन इज डिफरेंट। एक्साइटेबल मतलब जब स्टिमुलस अप्लाई करो तो वो एक्साइट हो सकती है, ऐसी मेम्ब्रेन एक्साइटेबल है। एक्साइटिंग मतलब आपने स्टिमुलस अप्लाई किया और अब वो एक्साइट हो रही है मेम्ब्रेन, तो एक्साइटिंग मेम्ब्रेन। और आपको आंसर्स भी बताता चलूं, मोस्ट डिफ्यूजिबल आयन फॉर एनी मेम्ब्रेन, आंसर इज पोटेशियम। मोस्ट डिफ्यूजिबल आयन फॉर एन एक्साइटेबल सेल मेम्ब्रेन, अगेन पोटेशियम। मतलब कोई भी सेल हो, चाहे एक्साइटेबल हो नॉन एक्साइटेबल हो, पोटेशियम ज्यादा डिफ्यूजिबल होता है। लेकिन एक एक्साइटेबल सेल या उसकी मेम्ब्रेन जब एक्साइट होना स्टार्ट होती है, मतलब आरएमपी से अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अब वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने जा रही है, उस वक्त अब सिचुएशन डिफर करती है। अब सोडियम ज्यादा फास्ट डिफ्यूज करेगा कंपेयर टू पोटेशियम। सो तीसरे क्वेश्चन का आंसर था व्हेन द मेम्ब्रेन इज अबाउट टू एक्साइट, एक्साइटिंग द मेम्ब्रेन, sodium will be much faster compared to potassium. Sodium will win the race. अब इसका थोड़ा सा रीजन, फिजियोलॉजिक बेसिस समझने की कोशिश करते हैं। When a resting membrane is stimulated, मतलब अब मेम्ब्रेन एक्साइट होने जा रही है नर्व की या मसल की, तो आपको ये प्रिंसिपल याद रखना होगा। Very important principle, very important physiological principle. If membrane potential is closer to the equilibrium potential for an ion, the ion movement will be small. And if the membrane potential at any moment is far away from the equilibrium potential for an ion, then the ion movement will be large. थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। Look, what is equilibrium potential for an ion? वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब आयन की नेट मूवमेंट नहीं होती, आयन इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर एन आयन। अब सोचो कि इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम इज -96 मिलीवोल्ट्स, मतलब जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -96 होगा तब पोटेशियम की मूवमेंट नहीं होगी, पोटेशियम विल बी इन इक्विलिब्रियम। -95 होगी, अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -95 होगा तो क्लोज है -96 से, थोड़ी मूवमेंट होगी। -94, -93, -90, ये सब क्लोज वैल्यूज है। जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 पे है और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर पोटेशियम -96 है, तो पोटेशियम ज्यादा मूव नहीं करेगा। और इफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज फार अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर एन आयन, द आयन मूवमेंट विल बी लार्ज। यानी अगर मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 पे है, -90 पे रेस्टिंग है आरएमपी, आप अब उसको स्टिमुलेट करो, सोडियम और पोटेशियम
दोनों के चैनल्स ओपन होंगे, तो -90 is very close to -96, which is the equilibrium potential for potassium. लेकिन it is far away from +61 millivolts, which is the equilibrium potential for sodium. और इसलिए जब -90 पे आप सोडियम और पोटेशियम दोनों के चैनल्स ओपन करते हो, तब सोडियम की मूवमेंट बहुत लार्ज होगी, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होगा, वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल को +35 तक लेके जाएगा। अब सोडियम चैनल्स बंद हो चुके, लेकिन मेम्ब्रेन हैज गॉन टू +35, डीपोलराइज्ड, which has moved far away from the equilibrium potential for potassium. -96 है पोटेशियम के लिए इक्विलिब्रियम पोटेंशियल, तो मेम्ब्रेन +35 तक गई, मतलब उसके इक्विलिब्रियम पोटेंशियल से दूर चली गई, तो अब पोटेशियम की मूवमेंट ज्यादा होगी, पोटेशियम बाहर जाएगा और रीपोलराइजेशन करवा देगा मेम्ब्रेन का। तो इसलिए इस तरीके से होता है। कई बार सवाल पूछते हैं मुझे स्टूडेंट्स कि ऐसा ही क्यों होता है एक्शन पोटेंशियल में कि पहले सोडियम अंदर आता है फिर पोटेशियम बाहर चला जाता है, तो उसका ये आंसर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, नर्व मेम्ब्रेन में वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं जो फास्ट है, दे आर फास्ट टू ओपन, दे अलाउ अ रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम। जबकि पोटेशियम के चैनल्स वोल्टेज गेटेड है और टाइम गेटेड भी है, स्लोअर टू ओपन, स्लोअर टू क्लोज। ये दूसरा एक और रीजन है कि पहले सोडियम की मूवमेंट लार्ज हो जाती है, डीपोलराइजेशन खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद पोटेशियम की मूवमेंट ज्यादा होती है और पोटेशियम बाहर जाने से रीपोलराइजेशन होता है। इवन इन दी नर्व मसल का आरएमपी -90 मिलीवोल्ट है। मसल मेम्ब्रेन में निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर है और उससे जुड़ा हुआ चैनल है नॉन स्पेसिफिक कैटायन चैनल है, मतलब वो सोडियम का इनफ्लक्स और पोटेशियम की एग्जिट दोनों ही को अलाउ करता है। लेकिन -90 पे बैठा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे बैठा है ये स्केलेटल मसल, तो जब ये चैनल ओपन होगा, तो जैसा कि मैंने यहां पे मेंशन किया है, आरएमपी -90, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल फॉर सोडियम कितना होता है +61, पोटेशियम का इक्विलिब्रियम पोटेंशियल कितना -96। तो इसलिए ये जब चैनल ओपन होगा -90 पे, तो किसकी मूवमेंट ज्यादा होगी, सोडियम की। सोडियम इनफ्लक्स विल प्रिडोमिनेट और उस वजह से मसल विल डीपोलराइज। तो ये एक कॉन्सेप्ट थी कि अप टू द डेवलपमेंट ऑफ आरएमपी पोटेशियम के लिए मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा परमिएबल है और पोटेशियम की मूवमेंट ही प्रिडोमिनेंट होती है, लार्ज होती है। आरएमपी के बाद, आरएमपी एस्टैब्लिश होने के बाद, विच इज अ स्टेडी स्टेट कंडीशन, अब जब मेम्ब्रेन को स्टिमुलस अप्लाई होता है, तो दूसरा प्रिंसिपल, एक फिजियोलॉजी प्रिंसिपल अप्लाई होता है आयंस की मूवमेंट के लिए, वो ये प्रिंसिपल है, ये आपको याद रखना है। सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन ऑफ मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी।